ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो करना है हमारा पॉलिटिकल साइंस। आप लोगों ने वहां क्लास में पढ़ा था हमसे पॉलिटिकल साइंस स्टार्टिंग से एकदम से? अच्छा, ओके, मैं समझ गया। पॉलिटिकल से पॉलिटिकल साइंस, साइंस की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें कुछ ना कुछ ऐसी साइंस है पॉलिटिकल साइंस जो कुछ ना कुछ सिखाती है ना। तो अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो ये हमें सिखाती है हाउ टू रूल, आखिर शासन कैसे किया जाए, शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाए, शासन कैसे किया जाए, वो सिखाता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मेजरली दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक होता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे एंशिएंट टाइम से अभी तक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले। जैसे कि अगर हम बात करें किंग की, एंशिएंट टाइम की, तो एंशिएंट टाइम में रूलर आपका कौन था? किंग। रूलर कौन था? किंग। अच्छा, रूलर तो किंग था और इसके द्वारा रूल किए गए शासन व्यवस्था को हम क्या कहते थे, यानी रूलिंग स्ट्रक्चर को क्या कहते थे हम? मोनार्की। क्या बोलते थे इसको? मोनार्की। आज यही मोनार्की किस में चेंज हो चुकी है? ज्यादातर देशों में क्या देखने को मिलती है? डेमोक्रेसी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सिर्फ यही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है? दो, ये तो एंशिएंट टाइम का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया और ये कौन सा है? मॉडर्न टाइम का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया। क्या सिर्फ यही दो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं या इसके अलावा भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या नहीं है? हैं, बताओ एक कोई। डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, अब डिक्टेटरशिप में क्या होता है? डिक्टेटरशिप में क्या होता है? तो एक बॉडी को सारी पावर दे दी, यानी एक व्यक्ति का शासन हो, यानी इंडिविजुअल का रूलिंग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप। अगर एक व्यक्ति का रूल हो, ठीक है। वहीं पे यदि हम बात करें, एक आता है आपका स्ट्रेटोक्रेसी। सुना है आपने? इसे हिंदी में कहते हैं सैन्य तंत्र। किसका शासन? सेना का। अगर सैन्य तंत्र की बात करेंगे तो हो जाएगा स्ट्रेटोक्रेसी, लाइक पाकिस्तान, है ना, लाइक म्यांमार, लाइक अभी बांग्लादेश, है ना। इसके अलावा भी स्ट्रेटोक्रेसी हमें देखने क्रेसीज हमें देखने को मिलती है, जैसे मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी मतलब मॉब माने क्या होता है? भीड़। तो भीड़ तंत्र, है ना। मोबोक्रेसी मतलब भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र बोले तो भीड़ का शासन, जैसे कि वर्तमान का आपका अफगानिस्तान, नेपाल। नेपाल तो चलो ठीक है, अभी वहां पे एक बॉडी आ भी गई है शासन करने के लिए। बाकी अगर हम उसको देखेंगे, किसको? अफगानिस्तान को, तो वहां पे तो तालिबान एक भीड़ की ही तरह है ना। तो ये बहुत सारी क्रेसी हैं, न्यूमरस क्रेसीज आते हैं, यानी बहुत सारे शासन तंत्र हैं। लेकिन यहां पे एक बात आपको याद रखनी है, मोनार्की एंशिएंट टाइम का प्रिवेलेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और डेमोक्रेसी मॉडर्न टाइम का प्रिवेलेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट नहीं होना चाहिए हो तो आप पूछ लेंगे वही। चले आगे, है ना। अब एक चीज यहां पे हम समझते हैं जरा, ये तो मोनार्की, डेमोक्रेसी वगैरह ये तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हो गए। ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो चलेंगे किस पे? जैसे कि देखो, मोनार्की था तो वो तो कंप्लीटली ऑन द डिसीजंस ऑफ किंग चलता था। लेकिन जो डेमोक्रेसी नया आया है, ये आपका कंप्लीटली किंग के डिसीजन पे या एक रूलर के डिसीजन पे नहीं चलेगा। यानी इसके लिए लॉज कहां लिखे होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक है जिसमें क्या लिखे हुए हैं? लॉज, यानी कानून। नहीं समझे मेरी बात को? क्लियर हो? हाँ, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को ही क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए लॉज ही आर्टिकल्स हैं।
ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये आर्टिकल्स या लॉज किसके लिए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं, रूलिंग स्ट्रक्चर के लिए। यानी क्या संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आम आदमी के लिए कानून दिए हुए हैं, तो आंसर होगा नो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज दिए हैं लगभग 95% लॉज हैं किसके लिए, रूलिंग स्ट्रक्चर के लिए, और कुछ लॉज आम इंसान के लिए भी हैं, मान लेते हैं 5%, जैसे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, है ना, ये सब किसके लिए हैं, आम इंसान के लिए। और वो 95% लॉज किसके लिए हैं, रूलिंग के लिए, रूलिंग स्ट्रक्चर। यस, हाउ टू रूल के लिए बुक है। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं आपको। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है, इससे आम इंसान का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन है, इससे आम इंसान को क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है। और यही सब चीजें कहां लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर यही सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं, तो ये जो लॉज हैं वो किसके लिए हैं, रूलिंग स्ट्रक्चर के लिए, आम इंसान के लिए ये लॉज नहीं। समझ आई बात, आगे क्लियर हो गया था, चल सकते हैं आगे। अब यहां पे क्वेश्चन आपका ये उठ सकता है कि अगर आम इंसान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज नहीं है, तो आम इंसान के लिए लॉज कहां लिखे हुए हैं, तो आम इंसान के लिए लॉज लिखे हुए हैं जिनको बोलते हैं हम इंडिविजुअल लॉज। अब इंडिविजुअल लॉज की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां लिखे हुए हैं, जैसे अभी एक किताब थी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, अभी वो चेंज होके क्या हो गई है, भारतीय न्याय संहिता, है ना ये। अब यहीं पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि आप जो है गाड़ी पे बैठे हुए, बाइक पे जो है जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो बैठे हुए, आपने हेलमेट को यूज नहीं किया है। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो थोड़ी दूर पे चलते ही आपको मिल गया ट्रैफिक पुलिस वाला। ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करेगा, आपको रोकेगा, रोकेगा, चालान करेगा। उसने चालान अपनी मर्जी से किया है या अंडर लॉ किया है, अंडर लॉ। कहां लिखा है वो लॉ, उसके लिए अलग बुक ऑफ लॉ है, और उसको बोलते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। समझे नहीं समझे बात को। अब वहीं पे मान लेते हैं किसी ने पूरे घने जंगल को काट दिया, घने जंगल को एकदम काट दिया। अच्छा, घने से जंगल को अगर काट दिया तो क्या उस पे उसको पनिश किया जाएगा, पिनलाइज किया जाएगा, पिनलाइज किया जाएगा। और उसके लिए बुक अलग होगी जो कि एफपीए यानी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे ही एक बुक होगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड सो ऑन। यानी इंडिविजुअल लॉज की भी बहुत सारी किताबें, इसको समझना है, मुख्यतः इसको समझना है। ये कहीं सीधा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपको बेसिक सी चीजें हैं एकदम पॉलिटी की, जिससे आप आइडिया लगाओगे कि पॉलिटी आखिर वर्क कैसे करती है। आज हमें यही सीखना है, हमारे इंडिया में पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है, होती कैसे हैं चीजें। तो ये आपको समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिविजुअल लॉज क्लियर हो गया। जैसे आपने किसी वकील का केबिन देखा है कभी, कितनी बुक होती हैं, बहुत सारी होती हैं, होती है नहीं होती हैं। अगर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब होती तो वो इतनी किताबें कितनी रखता, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन रखता। नहीं समझे बात को, समझ गए दोनों में अंतर है या नहीं है, स्पष्ट रूप से अंतर देखने को हमें मिल रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई, चल सकते हैं अब आगे। ठीक है, अब हमें समझना है एक्चुअली में जो डेमोक्रेसी है ये डेवलप कैसे हुई। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। ये एकदम ऐसे मान लो ये आपके बेसिक्स बना रहा है, पॉलिटिकल साइंस के ये ही बेसिक्स हैं। इससे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे आखिर पॉलिटिकल साइंस वर्क कैसे करता है। हाँ। तो अगर हम एंशिएंट टाइम में चले जाएं तो एंशिएंट टाइम में रूलर कौन होता था, किंग। कानून कौन बनाता था, किंग। यानी एक आपने बाहुबली का डायलॉग सुना होगा, मेरा वचन ही मेरा शासन है, यानी राजा ने जो बोल दिया वही रूल है। लेकिन आज कानून बनाने के लिए एक बॉडी बन चुकी है जिसका नाम है लेजिस्लेचर।
विधायिका, हिंदी में बोले तो विधायिका, लेजिस्लेचर। ये बॉडी क्या करती है? लॉ बनाती है, यानी लॉ मेकिंग बॉडी है। सही बात है। अच्छा, अगर आपने एक पेज पे, 2 पेज पे या 100 पेज पे एक लॉ बना के रख लिया और उसको लागू नहीं किया, तो क्या वो एक पीस ऑफ पेपर है? उस लॉ का कोई मीनिंग, वो फिर एक एक्ट ही रह जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, एक बॉडी और वर्क करती है जिसका नाम क्या है, और वो क्या करती है? एग्जीक्यूट्स लॉ। लॉ को क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है। लेकिन पहले लॉ को कौन एग्जीक्यूट करता था? राजा। देखो, लॉ बनाने की पावर भी हमने किसको दे दी? राजा को। और लॉ एग्जीक्यूट करने की पावर किसको दे दी? राजा को। और उस समय पे जस्टिस कौन देता था? राजा। इस समय पे जस्टिस कौन प्रोवाइड करता है? जुडिशियरी। तो जस्टिस भी किसको दे दिया हमने? किसके हाथ में दे दिया? राजा के। तो क्या इतनी सारी पावर लेके ये जो राजा होगा ओवर पावर्ड हो जाएगा? क्या राजा ओवर पावर्ड होते थे? बिल्कुल होते थे। और राजा जब ओवर पावर्ड हो जाते थे तो जो पब्लिक होती थी उस पब्लिक को राजा क्या करते थे? बहुत सारे राजा परेशान करते थे, पब्लिक को ह्यूमिलिएट करते थे। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर रूलिंग या किंगडम्स हमने कैसे देखे हैं? जो क्या करते थे? ह्यूमिलिएट करते। बहुत सारे अच्छे भी राजा थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द राजा ऐसे ही थे जो पब्लिक को परेशान करते थे। यानी पब्लिक के पास कोई भी राइट नहीं था। सारे राइट किसके पास रिजर्व थे? राजा के पास। सही बात। चलो, अब अगर ऐसा होगा तो पब्लिक एक समय आएगा कि किंग के खिलाफ क्या कर देगी? रिवोल्ट, विद्रोह कर देगी। जब रिवोल्ट किंग के खिलाफ करेगी तो ऐसे आप इमेजिन करो, हमें एक शॉर्टकट से निकाल के ला रहे हैं आपको, इमेजिन करो कि सारे देशों के राजा के खिलाफ उनकी जनता क्या कर रही है? रिवोल्ट कर रही है। तो ऐसा कहां का राजा था जिसने अपनी जनता को सबसे पहले राइट दिए? वो था ब्रिटेन का। यस, ब्रिटेन का किंग था और इसका नाम था किंग जॉन। और ये नाम बनाया नहीं हमने, एकदम ओरिजिनल नाम है उसका, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं 1215 एडी की, 1215 एडी, यानी आज से लगभग 800 साल पहले। अभी 2025 एडी चल रही है, 1200 में 800 ऐड करोगे 800, 2000 हो गया, 25 ईयर और, मतलब लगभग 8 साल, 810 साल, ठीक है। अच्छा, किंग जॉन ने जो राइट दिए अपनी जनता को वो एक डॉक्यूमेंट पे लिखे, है ना। वो किस पे लिखे? एक डॉक्यूमेंट पे लिखे, और जिस डॉक्यूमेंट का नाम पड़ा मैग्ना कार्टा। सुना है आप लोगों ने? तो मैग्ना कार्टा वो डॉक्यूमेंट था जिसपे सबसे पहली बार क्या लिखे गए? राइट्स लिखे गए। अब एक बात सोच के देखो, मैग्ना कार्टा की अगर हम बात करेंगे तो एक बात यहां पे सोच के देखो कि मैग्ना कार्टा खुद में एक रिवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है या नहीं है? बिल्कुल रिवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि लोगों को राइट मिले इसका मतलब रिवोल्यूशन की शुरुआत, क्योंकि अभी तक किसी के पास राइट नहीं। समझे मेरी बात को? क्लियर हो गया? तो अब क्या होता है इंडिया में, एंशिएंट टाइम में कैसी शिक्षा पद्धति थी, यानी एजुकेशन सिस्टम कैसा था? गुरुकुल वाला, संस्कृत। अंग्रेज आए, कौन सी शिक्षा पद्धति लेके आए? एजुकेशन सिस्टम लेके आए, इंग्लिश। जो पहला डॉक्यूमेंट बनाया गया था जिससे हमारे यहां शिक्षा पद्धति यानी एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया था, उसको बोला गया क्या? उस डॉक्यूमेंट को बोला गया वुड्स डिस्पैच। वुड्स एक व्यक्ति था जिसने भारत के हर कोने में जा जाके सर्वे किया था और देखा था कि भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसे चलती है, बच्चे किन दिनों छुट्टियां ले लेते हैं, जब गेहूं कटाई का टाइम आता है, घर पे हेल्प करने का टाइम आता है खेतों में, तब बच्चे छुट्टियां ले लेते हैं। बच्चे कहाँ पे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं बैठ के, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसी क्या यूज करते हैं, वो सब सर्वे किया वुड्स नामक व्यक्ति ने। और इसने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम क्या था? वुड्स
डिस्पैच। और ये डॉक्यूमेंट 1854 में बनाया गया और इसको भारत के अंदर लागू कर दिया गया मैकॉले द्वारा। समझ रहे हैं बात को? तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि क्या वुड्स डिस्पैच भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाएगा, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का? तो बस मैग्ना कार्टा वर्ड याद रखना। अब ऐसे ही पंचायती राज में, पंचायती राज सिस्टम में पहला डॉक्यूमेंट जो पंचायती राज सिस्टम की नींव डालेगा भारत के अंदर, क्या वो भी पंचायती राज का मैग्ना कार्टा होगा? अगर हम आपसे सिंपल वर्ड में पूछें कि संविधान यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण का मैग्ना कार्टा बताओ। संविधान के निर्माण का मैग्ना कार्टा बताओ किसको कहते हैं? तो आप क्या आंसर दोगे? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1935। बताया था हमने ये बात। हमारे संविधान में 70% से भी अधिक चीजें कहां से उठाई गई हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नहीं समझे बात को? समझ गए ना? लेकिन यहीं पे अगर वो ये पूछ ले आपसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा बताओ, तो आपका आंसर हो जाएगा यस, पार्ट नंबर 3 ऑफ इंडियन, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। नहीं समझे मेरी बात को? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। यानी अगर सीधा उसने पूछा मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल राइट आंसर दोगे आप। क्यों दोगे? ये भी समझ में आ गया? नहीं क्लियर हुई बात? हो गई? तो बताइए मैग्ना कार्टा की उत्पत्ति किस देश के द्वारा हुई थी? किंग आपका इस समय जॉन था 1215 एडी में। जो राइट्स दिए गए इन लोगों को, वो जिस डॉक्यूमेंट पे लिखे गए, उसका नाम था मैग्ना कार्टा। क्लियर हो गई बात एकदम? कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। ओके, चलो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। लिखना चाहोगे क्या? लिख लिया? ठीक है, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हम लोग। अब देखो, पब्लिक को राइट्स तो मिल गए ना? पब्लिक को राइट्स तो मिल गए भाई। अब बारी आती है, पब्लिक को राइट्स तो मिल गए, अब बारी आती है पब्लिक के रिवोल्ट की इंटेंसिटी कम हुई या नहीं हुई? तो पब्लिक के रिवोल्ट की इंटेंसिटी और बढ़ गई। और उसने क्या किया? राजा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 1, 2 एंड 3, और 3 बॉडी बना दी अलग अलग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और। ऐसे ही जन्म होता है किसका? डेमोक्रेसी का। किससे जन्म हुआ डेमोक्रेसी का? मेनली मोनार्की से। नहीं समझे बात को? समझ गए ना? अब आपसे पूछा जाए नेम द मेजर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो क्या हो जाएंगे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और मीडिया आएगी। लेकिन मेजर हमने वर्ड क्या यूज किया? मीडिया आती है माइनर में, याद रखो। अभी हम सिखाएंगे वो भी कैसे। पीपल, हाँ। तो ये बात समझ में आ गई? यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखेंगे, एक हम एप्लीकेशन बताते हैं आपको। मान लो लेजिस्लेचर ने कोई एक्स नामक लॉ बनाया। कौन सा लॉ? एक्स नामक लॉ। और इस लॉ का काम है कि कल से कोई भी पानी नहीं पिएगा। मान लो एक ऐसा लॉ है जो हम हर बार एग्जांपल देते हैं, कल से कोई भी पानी नहीं पिएगा। यदि कोई पानी पीता पाया जाए तो उस पे 2 लाख रुपए का जुर्माना और 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट। 2 लाख रुपीस का जुर्माना और 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट। समझ में आई बात? यानी ये लॉ किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने। क्या ये लॉ बना सकता है लेजिस्लेचर? क्योंकि हमने लेजिस्लेचर को लॉ मेकिंग पावर तो दे रखी है, तो फिर वो बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। लेकिन अब इस लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। और याद रखिए, एग्जीक्यूटिव में 2 ब्रांचेस होती हैं। यस, एक होती है आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक होती है आपकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव 5 साल के लिए होती है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमेशा के लिए होती है। अगर इसको एक वर्ड में मैं बोलूं तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है
एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, ठीक है। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है आपका गवर्नमेंट यानी शासन। अब क्वेश्चन ये यहां पे आता है कि कौन किसकी बात मानेगा आपके हिसाब से, परमानेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात मानेगा या पॉलिटिकल परमानेंट की बात मानेगा? परमानेंट पॉलिटिकल की मानेगा। और इसके पीछे रीजन क्या है? नहीं, रीजन वो तो गवर्नमेंट है ही, बॉडी तो गवर्नमेंट है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों पॉलिटिकल की बात परमानेंट को माननी पड़ रही है? यस, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में होता है आपके नीचे जितने हेड यानी जितने सर उतनी ही आपकी ताकत ज्यादा। अब एक एमपी और एमएलए को बहुत सारे लोग चुनते हैं, लेकिन एक आईएएस को मुश्किल से 20 लोग चुनते होंगे। किसी ने टेस्ट ले लिया, किसी ने चेक कर दिया, किसी ने इंटरव्यू ले लिया, खत्म। तो किसके हेड काउंट ज्यादा है? एमपी एमएलए के। तो फिर किसकी बात माननी पड़ेगी? इसकी बात इसको माननी पड़ेगी। क्या आप भारत में ऐसा ही होते देखते हो? देखते हो ना, बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जीक्यूटिव समझ आया या नहीं आया? बंद कर दो, है ना। तो क्लियर हो गई बात, चलें आगे। अब देखो, जो लॉ बनेगा, जो ये लॉ बना, इस लॉ को कौन बनाएगा? कौन? और लेजिस्लेचर जो होगा, वो सारी लेजिस्लेचर जो होगा वो पावर रखता है लॉ बनाने की। लॉ को एग्जीक्यूट करने की पावर कौन रखता है? एग्जीक्यूटिव। अच्छा, क्या एग्जीक्यूटिव अगर चाहे तो लॉ को एग्जीक्यूट ना करे, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मान लेते हैं, मान लो एग्जीक्यूट कर दिया, यानी सरकार ने कहा नहीं ये देश में लागू होगा। और किसकी मदद लेती है सरकार लागू करने के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन की। दोनों मिलके लागू लॉ को कर दे। नहीं समझ आई बात? आ गई? क्या इन दोनों ने इस लॉ को लागू कर दिया? इसने बनाया, उसने लागू कर दिया, हो गया काम। तो क्या अब ये लॉ क्या था? कोई कल से पानी नहीं पिएगा। अगर ये लॉ लागू हो गया तो क्या देश में रहने वाले लोगों को दिक्कत होने लगेगी? और लोग क्या करेंगे? लोग फिर एक रिक्वेस्ट करेंगे, किससे जाके? जुडिशरी से। और रिक्वेस्ट अपनी लिख के ले जाएंगे, जिसको हम क्या नाम देते हैं? PIL। नहीं समझे बात को? इसको क्या फुल फॉर्म है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जन के हित की याचिका, पब्लिक के इंटरेस्ट की यानी हित की, फायदे की। लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? लिटिगेशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, लिटिगेट करना, याचना करना, प्रार्थना, याचना, ये क्या है? सिनोनिम्स है ना। PIL। अब जैसे ही PIL आपने क्या किया? लागू की, वैसे ही जुडिशरी इस लॉ का क्या करेगी? रिव्यू करेगी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं भाई? जुडिशियल रिव्यू। क्लियर है? क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। तो अगर रिव्यू में जुडिशरी पाएगी कि ये लॉ कैसा है? खराब है, तो इस लॉ को क्या कर देगी? नल एंड वॉइड। और अगर पाएगी खराब नहीं है तो इस लॉ को लागू। समझ गए बात को? अच्छा, ये दोनों व्यवस्थाएं हमने किस देश से उठाई हैं? पूछा जाता है USA से उठाई, अमेरिका से उठाई। क्लियर है? समझ आया? किन के अकॉर्डिंग? नहीं, सारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ इंस्पिरेशंस लिए हमने। हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो कितने देशों को विजिट किया था? 60 कंट्रीज को। और हमने लगभग 54 लाख रुपए, पूरा मिलाओ तो 60 लाख, 54 लाख रुपए हमने लगभग खर्चा कर दिया था संविधान अलग अलग देशों का पढ़ने में, अलग अलग देशों के कानून पढ़ने में, और अपने संविधान को अच्छा से अच्छा बनाने में। अब लोग यहीं पे क्या कह देते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैग ऑफ बोरोइंग्स है, उधार की थैली, यानी हमने सब जगह से, समझ रहे हो,
लेकिन ऐसा नहीं है, हमने हर देश के संविधान से क्या ली? इंस्पिरेशन। ऑर्गेनाइज्ड, सबसे बेटर, सबसे बड़ा। हमने हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ली? इंस्पिरेशन ली। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो इस पे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? तो हमने भी ऐसा ही किया, इंस्पायर हुए हम। नहीं समझे बात को? समझ गए ना? क्लियर है इतनी बात? तो पीआईएल और जुडिशियल रिव्यू, मान लेते हैं एक बार के लिए जो एक्स नामक कानून है, लेजिस्लेचर ने बनाया, एग्जीक्यूटिव ने लागू किया और जुडिशरी ने डिसीजन ये दे दिया, ये जो कानून है ये कानून बढ़िया है, इस कानून को हटाया नहीं जाए। तो क्या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों मिल गए? मिल गए। और क्या बन गया फिर से? दिख रहा है आपको? किंग बनता हुआ दिखा ना, किंग बनता हुआ दिखा। यानी फिर से डेमोक्रेसी के अंदर ही क्या स्टेब्लिश हो गई? मोनार्की। तो क्या डेमोक्रेसी ने कोई ऑल्टरनेट दिया है हमें कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें? तो फिर आता है डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर, मीडिया। यानी हम सारे देश में इस कानून के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सही बात है। अब मान लेते हैं मीडिया ने भी हमारा सपोर्ट नहीं किया, तो फिर तो ये चारों पिलर मिल गए। अब क्या कोई पांचवा पिलर है हमारे पास? तो बिल्कुल हमारा पांचवा पिलर क्या है? पब्लिक इटसेल्फ। फिर पब्लिक क्या करेगी? प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन। नेपाल में, अरे इंडिया का एग्जांपल देंगे हम अभी आपको। फार्म लॉज आए थे, किसान कानून आए थे। अब वो गलत थे, खराब थे, अच्छे थे, वो अलग रखो। लेजिस्लेचर ने बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट कर दिया, जुडिशरी ने सारी पीआईएल को ऐश कर दी, खत्म कर दी कि नहीं सही है। मीडिया भी अच्छाइयां बताने लगा, लेकिन पब्लिक को अच्छे नहीं लगे तो पब्लिक ने क्या किया? प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट करके वो कानून वापस हुए। तो जो है पांचों पिलर किसमें आ गए? पिक्चर में आ गए। किसके पांचों पिलर? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में मेजर पिलर कितने हैं हमारे पास? 3। और अदर पिलर 2, मीडिया एंड पब्लिक। नहीं समझे बात? समझ गए? अच्छा, अगर कोई आपसे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पूछ ले तो डेमोक्रेसी में मेजर पिलर की तो चर्चा करोगे ही, लेकिन राइट्स के बिना डेमोक्रेसी पॉसिबल, प्लस राइट्स करोगे आप। राइट की डिमांड सबसे पहले हुई है। अब यहीं पे एक और चीज समझना जरा, किंग जब ये सारे काम करता था, कौन? किंग। ये सारे काम, तीनों काम करता था, तो क्या किंग किसी से पूछता था या किसी लॉ को फॉलो करता था? राय तो चलो ठीक है, सजेशन ले लेता था, लेकिन हम ये कह रहे हैं किसी लॉ को फॉलो करता था? किसी लॉ को फॉलो नहीं करता था। अच्छा, ये जो 3 बॉडी आपको दिख रही बनी हुई, ये जब काम करेंगे तो ये किसी लॉ को फॉलो करेंगे? कहां लिखा है लॉ? ये इन्हीं बॉडीज के लिए क्या बना हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेजरली अगर हम देखेंगे, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, इसमें 3 ही बॉडी की चर्चा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और यही पार्ट 5 और पार्ट 6 अगर हम पढ़ लें तो हमारा पॉलिटी जो समझ है हमारी विकसित हो जाती है और हमारा 70 से 80% सिलेबस फिनिश हो जाता है। क्लियर हुई बातें? समझ आ गया? तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंट्री मारेंगे। लिख लो भाई, लिखना है तो, या लिख लिया आप लोगों ने? देखो यहां, ओके। तो अब हमें चलना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक ऑफ लॉज है, रिस्पेक्टेड बुक ऑफ लॉज बोलो, मदर लॉ बोल दो हमारे देश का, है ना? जैसे आपने नॉर्मली भी तो किताबें खरीदी होंगी, किताबें ली होंगी, बुक्स ली होंगी। अच्छा, बुक का पहला पेज खोलते हो तो क्या मिलता है? फर्स्ट पेज खोलते हो तो क्या मिलता है? एक्नॉलेजमेंट या मैसेज फ्रॉम ऑथर्स डेस्क, हाँ, प्रीफेस। इसलिए ऐसे ही सेम
कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पेज क्या देखने को मिलेगा आपको? प्रियम्बल, प्रस्तावना। यानी कितने पेज की होगी ये? सिर्फ 1 पेज की। और इसको पढ़ के आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर समझ आ जाएगा। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा होल कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है। हाँ, बाय द फॉर द पीपल, हाँ वो तो ठीक है, बाय द फॉर द पीपल, वो तो फिर डेमोक्रेसी की भी डेफिनेशन हो जाएगी, वो तो ठीक है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज कैसे रखे हुए हैं? हमारा देश रिपब्लिक है या नहीं है? हमारा देश सेकुलर है या नहीं है? सोशलिस्ट है या नहीं है? ये कौन बता रहा है? पहला ही पेज पढ़ लो, प्रियम्बल बता रहा है, नहीं बता रहा है? तो अच्छा, अगर हमारा देश सोशलिस्ट है तो हम कानून भी कैसे बनाएंगे? सोशलिज्म वाले। जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। अगर मान लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो कि चोरी करना पाप नहीं है, तो क्या हमारे देश की ज्यादातर जनता चोर बन जाएगी? यानी जिस देश के लॉज जैसे होते हैं, उस देश की जनता में नेचर, एडिकेट्स और मोरल्स भी वैसे ही डेवलप होते हैं। नहीं समझे मेरी बात? समझे ना? अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब अंदर डीप इन जाएंगे हम, तो नॉर्मल किताब में जब अंदर जाते हैं तो क्या मिलता है हमें देखने को? तो हमें मिलते हैं चैप्टर्स, मिलते हैं। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में जब अंदर जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या मिलेंगे? पार्ट्स। जैसे आपने मैथ्स की बुक देखी होगी, उसमें यूनिट्स होते हैं और यूनिट्स के अंदर बिल्कुल सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? पार्ट्स, और पार्ट्स के अंदर क्या है? चैप्टर्स। लेकिन आपको चैप्टर नहीं याद करने हैं, क्या याद करने हैं? सीधे पार्ट्स। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 22। और इसके अंदर कितने लॉज लिखे हुए थे? 395। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए लॉज को ही हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। नहीं समझे बात को? क्लियर है? चलें आगे। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन कब गया था? कंप्लीट कब हो गया था बन गया? तो देखो, हाँ बिल्कुल, 26 नवंबर 1949। और इस दिन को हम किस डे से सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। वहीं पे 2 महीने बाद ये किस पे लागू हो गया? हमारे भारत देश पे ये जो है आपका लागू हो गया। कब? 26 जनवरी 1950। और इसी दिन से हम क्या सेलिब्रेट करने लगे? रिपब्लिक डे। यानी हम रिपब्लिक हुए किसकी वजह से? ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के इंप्लीमेंटेशन की वजह से रिपब्लिक हुए। ये समझ में आई बात? आ गई ना? क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, प्रश्न हमारा ये बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये बताओ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम के साथ चेंजेस हो सकते हैं? और कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए चेंजेस को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं क्या? अमेंडमेंट बिल्कुल, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। बहुत सारे नहीं, आप याद रखोगे कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 10। और इसी बार सीडीएस में 106 अमेंडमेंट पूछा था, है ना? अच्छा, इतने अगर अमेंडमेंट, कोई चीज अगर समय के साथ चेंज हो, बदले, तो उसको क्या कहते हैं? लिविंग या नॉन लिविंग? तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है? इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हुए हम ऑर्गेनिक बुक भी बोलते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट एज वेल एज ऑर्गेनिक। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक वो होता है जो लिविंग से निकले, है ना? क्लियर बात हो गई? चलें आगे। अच्छा, अगर चेंज हुआ है तो पार्ट्स के नंबर कितने बढ़ चुके हैं आज के टाइम पे? तो पार्ट्स हो चुके हैं आपके 25 और आर्टिकल्स हो चुके हैं 470 से भी ज्यादा, 470 प्लस। देखो, आज भी अंतिम आर्टिकल का नंबर सेम ही है और अंतिम पार्ट का भी नंबर सेम है। यानी पार्ट लास्ट वाला आज भी देखोगे तो 22 ही मिलेगा, लेकिन अगर काउंट करोगे तो 25 हो जाएंगे। नहीं, 22A क्यों आएगा? बीच में आ जाएंगे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पार्ट जुड़े हैं हम बता देते हैं आपको। एक तो 4A ऐड हुआ है या नहीं हुआ है? बताओ क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। एक ऐड हुआ है 9A म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। एक ऐड हुआ है 9V कोऑपरेटिव सोसाइटीज,
और एक ऐड हुआ है 14A, बोले तो ट्राइब्यूनल्स। तो कितने ऐड हो गए नए? 4 थे, कितने पहले? 22। कितने हो गए टोटल? 26। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन से पार्ट माइनस हुआ है जो कि है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 आपका था प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े। आज रजवाड़े खत्म हो गए, तो पार्ट 7 नहीं। क्लियर है बात? चल सकते हैं आगे। अब एक बात आपको और भी पता होगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो ये आर्टिकल्स और पार्ट्स हैं, पार्ट्स में मेनली आर्टिकल्स ही हैं, तो इनमें डाटा बहुत ज्यादा होगा। तो हमने क्या किया, इन आर्टिकल्स में से कुछ डाटा निकाला जिससे आर्टिकल का मीनिंग चेंज नहीं होता। समझ गए बात को? और मीनिंग चेंज नहीं होगा, और उन डाटा को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में रख दिया, उस डाटा को, और उस डाटा को हमने क्या नाम दे दिया? शेड्यूल। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने शेड्यूल से कॉन्स्टिट्यूशन में? आज के समय में कितने हो चुके हैं? 12। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेंथ है उसको कम करने के लिए या इजी हो जाए पढ़ने के लिए, इसलिए हमने निकाला है वो डाटा। जैसे आपने बुक देखी होगी, बुक के पीछे ग्लोसरी लगा होता है। ग्लोसरी क्या होता है? मीनिंग होता है, बस वही है शेड्यूल्स। समझ गए बात को? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को बाइफरकेट कर दिया हमने। अब हम एक एक जगह से जो है इसको ब्रेक करेंगे। प्रियम्बल में 2 क्लासेस लगेंगे, शेड्यूल्स में 2 क्लासेस लगेंगे, और मेनली आपका टाइम किसमें जाना है? पार्ट्स पढ़ने। तो अब सबसे पहले जो टॉपिक है आपका वो है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेट नहीं आ रहा है भाई। सारे पार्ट्स हैं। हाँ, चलो मैं वो लिख दूंगा, डोंट वरी, मैं सारे लिखवाऊंगा पार्ट्स आपको, सारे पार्ट्स लिखवाऊंगा। जैमर लगवा दिया है हमने। समझ रहे हो कुछ आगे? कोई डिस्टरबेंस ना हो। बोतल ओके, अब हमें जो हेडिंग डालनी है, अब हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो काउंट करने में आज कितने पार्ट्स हो चुके हैं हमारे पास? और वैसे कितने हैं? लास्ट वाला कितना था? 22। ठीक है, तो हम सारे पार्ट्स आपके समक्ष लिख दे रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप भी नोट डाउन करते जाओ, जरूरी है ये। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 जैसे चैप्टर होता है वैसे ही पार्ट्स होते हैं, और इनके नाम भी हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल इसमें आता है 1 से लेके 4। अच्छा, एक चीज हम और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर इन पार्ट्स की, हाँ गुड, आखिर इन पार्ट्स की रिलीवेंसी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये डाले क्यों गए, जरूरत क्या थी इनकी, ये भी तो एक्सप्लेन करना है हमको। चलिए ये देख लेते हैं। तो पार्ट 1 क्यों डाला गया, सबसे पहले तो ये जानना है हमें। यूनियन एंड इट्स
टेरिटरी, इसका नाम क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं? 1 से लेके 4। अब एक बात बताओ, अगर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, ये स्टेट का एरिया छोटा या बड़ा करना है, ये स्टेट को बाइफरगेट करना है, 2 स्टेट बनाने हैं, 2 स्टेट को 1 स्टेट करना है, तो ये काम कौन कर सकता है? लेजिस्लेचर। कहां का लेजिस्लेचर? स्टेट का या सेंटर का? यानी पार्लियामेंट। ये काम कौन कर सकती है? पार्लियामेंट। आपको कैसे पता ये काम पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट नहीं कर सकती है? यानी कहीं ना कहीं लिखा होगा। कैसे करेगी, ये प्रोसेस भी लिखा होगा। प्रोसेस होगा या नहीं होगा, कौन करेगा, ये सब कहां लिखा है? पार्ट नंबर 1। हमारे देश का नाम भी इसी में है, पार्ट नंबर 1 में। हम लोग डिस्कस करेंगे इस पार्ट को। समझ गए पार्ट नंबर 1 की कहानी? ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 क्यों डाला कॉन्स्टिट्यूशन में, ये समझ आ गया होगा, है ना। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 बोले तो क्या है? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ये पार्ट कहां पे खत्म हुआ था? 4 पे। तो सिटीजनशिप कहां से स्टार्ट होगी? 5 से लेके 11, है ना। पार्ट नंबर 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, याद रखिएगा ये पार्ट्स और इनके नाम आपको याद होने चाहिए ऑर्डर में, क्योंकि ये पूछा जाता है, मैचिंग आ जाती है आपकी। 12 से लेके कहां तक है? आर्टिकल 35। अब सिटीजनशिप भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको पता ही है, और फंडामेंटल राइट्स भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। अब आता है आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल, ये आपका आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51। अब ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाला गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। स्टेट के लिए रूल्स कहना तो थोड़ा सा सही नहीं होगा, स्टेट के लिए ड्यूटीज कहना जरूर सही हो जाएगा। अब इसमें हम समझाते हैं इसको आपको, ड्यूटीज क्यों कहेंगे हम स्टेट के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं स्टेट क्या है। यहाँ पे क्या है स्टेट का मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट हियर? नो, हियर स्टेट रेफर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट गवर्निंग स्ट्रक्चर्स। 12 और 36 एक ही आर्टिकल है, कुछ चेंज नहीं है इसमें, समझ रहे हैं। इसकी डेफिनेशन दी हुई है आर्टिकल नंबर 12 और 36 बोथ में। तो स्टेट में ये आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, यानी कौन आ जाता है इसमें? गवर्निंग स्ट्रक्चर आ जाता है। नहीं समझे बात को? समझ गए ना, गवर्निंग स्ट्रक्चर आ जाता है। अब एक बात बताना मुझे ध्यान से, एक बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उससे समझा देते हैं आपको। आर्टिकल 45 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आर्टिकल 45 में लिखा था 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस को फ्री फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। कौन से आर्टिकल में ये मेंशन था? 45 में। 45 में, अच्छा हमने 45 में इसे रख रखा था जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 49 में, 50 में लागू हुआ था। क्या हमारी सरकार के पास इतना पैसा था तब कि हम सरकार को भारत के सारे बच्चों को जो 6 से 14 ईयर्स हो उनको हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दें? उस समय हमारे पास नहीं था, तो हमने सरकार की एक ड्यूटी दे दी थी हमें। अगर ये ड्यूटी ना भी निभाएं कौन? गवर्नमेंट, तो इन पे कोई कोर्ट केस नहीं। समझे बात को? क्लियर हो गया? यानी ये आपकी लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं ये न्याय योग्य यानी जस्टिसिएबल इन नेचर नहीं है।
बोले तो नॉन जस्टिसिएबल हो जाएंगे। नहीं समझे बात को? समझ गए? तो अब एक बात बताओ, क्या आज के समय हम इतने इकोनॉमिकली स्टेबल हो चुके हैं कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस कंटेंट को निकाला, हमने किया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, और इस कंटेंट को निकाला, और इस कंटेंट के लिए एक नया आर्टिकल बनाया 21A, और ये किस किस के बीच में रख दिया हमने, 21 और 22। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 21A आर्टिकल 21 या 22 किसी से संबंध रखता है? तो आंसर होगा नो। यानी 21A आर्टिकल खुद में एक कैसा आर्टिकल है, इंडिपेंडेंट आर्टिकल है। जिस आर्टिकल के पीछे कैपिटल लेटर में कैपिटल लेटर आ जाए तो उसका मतलब, सॉरी हाँ, अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट आ जाए, है ना, लेटर अल्फाबेट, तो हमको ही कंफ्यूज कर दिया। 21A तो यानी ना ही इसका संबंध होगा इससे और ना ही रिलेशन होगा इससे, और 21A आर्टिकल खुद में एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल होगा। और हमने क्या किया, ये सारा कंटेंट निकाल के कहां शिफ्ट कर दिया, 21A में, और लिख दिया 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस को फ्री एजुकेशन तो प्रोवाइड की ही जाएगी, लेकिन साथ साथ में क्या किया जाएगा, कंपल्सरी एजुकेशन भी दी जाएगी, कंपल्सरी एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। नहीं समझे मेरी बात को? क्लियर हो गया? तो ये काम किसी अमेंडमेंट से किया होगा? बताओ कौन से अमेंडमेंट से 21A जोड़ा गया है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, 2002 में बदलाव किया था यह। यस था। इसमें 3 जगह हमने बदलाव किया था इसी अमेंडमेंट से, हम बताते हैं। अब देखो, क्या ये आर्टिकल फ्री हो गया, इसमें कुछ नहीं है, एम्प्टी हो गया। हमने इसमें एक दूसरी ड्यूटी दे दी सरकार को। क्या ड्यूटी दे दी, कि अप टू 6 ईयर्स के चिल्ड्रंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, और कितने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 काम की। एक तो न्यूट्रिशन लेवल बढ़िया होना चाहिए, न्यूट्रिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दे दी, एजुकेशन। आपने आंगनवाड़ी सुना है? आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी का यही काम है, 6 साल तक के बच्चों के स्वस्थ और पोषक आहार का ध्यान रखते हैं, यानी न्यूट्रिशन लेवल का ध्यान रखते हैं, और दूसरा किसका ध्यान रखते हैं, शिक्षा, एजुकेशन में। छोटा बड़ा पढ़ाते हैं बच्चा, ABCD पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं बात को? नहीं क्लियर हुई बात? तो हमने सेम अमेंडमेंट से 2 जगह चेंज कर दिया, और एक जगह और चेंज किया हमने, और वो हमने जोड़ी एक ड्यूटी। कौन से आर्टिकल में, 51A आर्टिकल में। 51A आर्टिकल जब बनाया था तो कितनी ड्यूटीज थी इसमें, 10, लेकिन एक ड्यूटी हमने कब जोड़ी, 86 अमेंडमेंट से, कब, 2002। और ये जो ड्यूटी जब जोड़ी तो टोटल ड्यूटीज कितनी होगी 51A में, 11। और ड्यूटी क्या जोड़ी, एक बात बताओ, जो बच्चा होगा 6 से 14 वर्ष का, उसके माता पिता अगर उसको काम में लगा लेंगे, पेरेंट्स अगर उससे वर्क कराएंगे, तो क्या उसको टाइम मिलेगा स्टडी का? तो यानी हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक ड्यूटी दी, किसको, गार्जियंस या पेरेंट्स को। क्या ड्यूटी दी, कि आप अपने बच्चे को एजुकेशन लेने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं। ये ड्यूटी है, पेरेंट्स या गार्जियंस की ड्यूटी है कि 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस को वो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं कि वो क्या ले पाए, एजुकेशन ले पाए। समझ गए बात को? तो एक ही अमेंडमेंट से कितने चेंजेस किए हमने, 3, 1 2 3। यानी क्या एक ही अमेंडमेंट से बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं? तो ऐसा अमेंडमेंट बताओ जिससे आज तक के सबसे ज्यादा चेंजेस हुए। 42nd अमेंडमेंट, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय में ये अमेंडमेंट किया था। नहीं समझ आई बात? इंदिरा गांधी हमारी एकमात्र आयरन लेडी, एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, कितनी ऐसी प्रधानमंत्री हुई हैं जो लेडी हैं, वुमेन है? हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स आर वुमेन इन इंडिया टिल नाउ?
कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत में जो वुमेन हैं, हुए हैं आज तक? सिर्फ एक, इंदिरा गांधी। इसके अलावा कोई प्रधानमंत्री वुमेन नहीं हुआ है, इसलिए उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन हमारा, कितनी महिला राष्ट्रपति यानी वुमेन प्रेसिडेंट कितनी हुई है आज तक? क्या सर? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मेनली मेल थे। सरोजनी नायडू पहली प्रेसिडेंट नहीं बनी है, सरोजनी नायडू हमारी फर्स्ट गवर्नर थी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी है सरोजनी नायडू। तो दो ही मात्र महिला राष्ट्रपति बनी है आज तक, एक वर्तमान में और एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ओनली देयर आर 2 वुमेन प्रेसिडेंट्स जिन्होंने सर्व किया है अपने नेशन को, इंडिया को। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? अब एक बात आपको एक बात समझ में आई होगी, ये डायरेक्शंस हैं। किसके लिए डायरेक्शंस हैं? बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि इनको फॉलो करो। लेकिन अगर नहीं करोगे तो आप पे कोई कोर्ट केस यानी नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, कोर्ट ऑफ लॉ में इनफोर्सिएबल नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? हमने इस एग्जाम्पल आर्टिकल 45 से आपको लेके समझाया। लेकिन अब मान लो हमने 21A में इसको शिफ्ट कर दिया, तो अगर 21A में शिफ्ट कर दिया तो क्या 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को अगर सरकार एजुकेशन नहीं देती है तो क्या सरकार के ऊपर कोर्ट केस हो सकता है? तो आंसर होगा यस। लेकिन अगर अप टू 6 ईयर्स के बच्चों का न्यूट्रिशन और एजुकेशन का ख्याल सरकार ना रख पाए तो उस पर कोर्ट केस। समझ गए बात को? यानी ऐसी चीजें जो हम इंडिपेंडेंस या हम कहें कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन वो जरूरी थी, वो हमने कहां रख दी? पार्ट नंबर। और ये दे दिए डायरेक्शंस। जब भी स्टेट अपनी क्या बनाए? पॉलिसी। स्टेट क्या बनाए? पॉलिसी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाए तो इन चीजों को समझ में आ गया। पार्ट 4 का रिलेवेंस क्या था? तो पार्ट 4 तक हमने यहां पे आपका कंप्लीट किया। अब आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा रिलैक्स, हम भी रिलैक्स हैं। हाँ, ये चेयर बहुत बढ़िया काम करती है भाई। पार्ट 4A, अगर पार्ट 4A की बात करेंगे तो क्या ये पार्ट 4A पहले से था कॉन्स्टिट्यूशन में? जिसके आगे अल्फाबेट लग जाए वो बाद में आया होगा, चाहे वो पार्ट हो या फिर वो आर्टिकल। समझ गए? तो यानी इसमें क्या दी हुई है? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसमें सिर्फ कितने आर्टिकल थे? ओनली 1, और वो है 51। एक ही आर्टिकल, 11 सब पार्ट बोलो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो एक ही आर्टिकल में 11 ड्यूटीज हैं, है ना। और इसमें क्या दी गई है आपकी? 11 ड्यूटीज गिवन है, जो स्टार्टिंग में कितनी जोड़ी थी? 10। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी ड्यूटीज दी गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था? जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था तो कितनी ड्यूटीज थी कॉन्स्टिट्यूशन? 0। यानी 10 कब हुई है? जब ये अमेंडमेंट होके जोड़ा है। और ये अमेंडमेंट होके कब जोड़ा है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1970 से जुड़ा है। और 11th ड्यूटी कब जुड़ी है? 86th अमेंडमेंट से 2002 में। तो क्या ऑर्डर से अगर पूछे तो बता दोगे? देखो, स्टार्टिंग में 0 ड्यूटी 50 में, 50 में, 76 में 10 और 2002 में 11। हाँ, ड्यूटीज अगर आपसे पूछे, वैसे बोरोइंग्स वगैरह हम आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नामक चैप्टर में पढ़ाएंगे। लेकिन एक देश था USSR, जो आज रशिया है, रशिया, ठीक है। सब 91 में ये टूट गया देश। 91 में क्या हुआ? 1991 में रशिया का विघटन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। समझे बात को? नहीं समझे? क्लियर हो गई इतनी बात?
फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आ गई आपको? हाँ, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, अब पार्ट 4A के बाद आ जाता है हमारा पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 का नाम क्या है? यूनियन या फिर द यूनियन, संघ बोलते हैं हिंदी में इसको। और कहां से शुरू होगी ये? 52 आर्टिकल से कहां तक जाएगी? 151 आर्टिकल, 151 आर्टिकल तक ये जाएगी। क्या क्या पढ़ेंगे हम पार्ट 5 में? क्या प्रेसिडेंट आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, पार्लियामेंट आएगी, प्राइम मिनिस्टर आएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का, पार्लियामेंट आएगी, पार्लियामेंट के हाउसेज आएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएगा? क्यों नहीं आएगा? जुडिशरी भी इसी में आएगी, यानी तीनों पिलर डेमोक्रेसी की इसी में आएंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, यही लाइन से है, बिल्कुल बड़ा पार्ट है ये। यूनियन का तीनों पिलर इसी में आएंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। अगर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी हम हटा दें इसमें से, तो लास्ट में एक ऑफिसर बचता है इसमें पढ़ने के लिए, जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या? बिल्कुल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अदर कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आ जाएगी? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? बताएंगे इसके बारे में हम आपको, डोंट वरी। यहीं से हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे, क्योंकि यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल यूनियन पढ़ाएंगे, इसी में मजा आने वाला है, और इसी में आपकी 50 से 60% पॉलिटी खत्म यहीं पर। और सीडीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन से आते हैं। हम पूरा वो बना रहे हैं सारे क्वेश्चंस का अलग अलग, जैसे यूनियन के क्वेश्चन हम सीडीएस के अलग निकाल के देंगे आपको। नहीं, इस बार तो ज्यादा आए हैं पॉलिटी से, 12-13 हैं। बाकी ज्योग्राफी बहुत सिंपल आई है। अब ज्योग्राफी में कुछ स्टूडेंट को लग रहा है कि हुआ नहीं, हम अपने नोट से निकाल के दिखा देंगे तुमको, यहां से आया है, और हमने दिखाया भी है, बैठे थे ना, दिखाया था हमने, ये देखो आया है, बट ऑनलाइन दिखाया था। द थिंग इज दैट कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो आया कहां से, क्योंकि आपने वो रिवीजन में ही नहीं लिया। हाँ, ये भी बोल सकते हो। दिक्कतें तो वही है यार, तभी तो हमको ना चाहते हुए भी ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा कदम है, फायदा होना चाहिए, मैग्ना कार्टा है। सही बात, इसमें बहुत फायदा होने वाला है। कोई कंपल्सन नहीं है, अपना पढ़ो बढ़िया से, टेस्ट पेपर वगैरह जो बना के हम सब्जेक्ट वाइज दे देंगे, सॉल्व करो। नोट्स एकदम बेस्ट नोट्स हैं वो, उसमें हम चेंजेस कर देंगे नोट्स में। ये वाले तो तुम्हारे पॉलिटी के हो गए, ठीक है, और ज्योग्राफी के भी एकदम बेस्ट हैं, हम चेंजेस करेंगे इसमें थोड़े से बस, लेकिन हाँ वही, लेकिन ये एकदम बिंदास नोट्स हैं। इन नोट्स में से ही पूरे पेपर छपेंगे, और हर बार छपते हैं। सारे क्वेश्चन हम करके क्लास में ही करेंगे, सारा प्रीवियस ईयर। तो पार्ट 5 यूनियन 52 से 151 ये समझ में आ गया, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद आता है हमारा पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 की यदि हम बात करेंगे तो इसमें देखने को मिलेगा स्टेट या द स्टेट, और स्टेट के। अब देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था डेमोक्रेसी के कितने पिलर्स होते हैं? मेजर 3 होते हैं, 3 होते हैं ना। तो 3 जो मेजर पिलर हैं, तीनों यूनियन में पढ़ेंगे अलग, और स्टेट के तीनों मेजर पिलर्स अलग पढ़ेंगे। ये आपका शुरू हो जाएगा 52 से, कहां तक जाएगा? यस, 237। स्टेट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? गवर्नर, सीएम, उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेट का पिलर आएगा ना जुडिशरी का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी इसी में आएंगे। कैग नहीं आएगा, ओमिटेड माने होता है डिलीटेड, बताया ना, 7 पार्ट डिलीटेड है।
ओमिटेड, हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। आपने जब हमने बताया था ध्यान नहीं दिया। 4 पार्ट ऐड हुए हैं ना, 1 डिलीट हुआ है, तो 25 हुए। ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, स्टेट में हम कैग नहीं पढ़ेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, क्योंकि जो सेंटर का कैग है वही किसके लिए काम करेगा, स्टेट के लिए काम करेगा। ठीक है, पार्ट 7 की बात करेंगे तो ये पार्ट जो है आपका ये क्या है, ओमिटेड यानी हटाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आता था 238। क्यों हटाया गया ये हम जब पार्ट 1 बताएंगे आपको तो इसके साथ इसकी रिलेवेंसी बताएंगे, व्हाई इट हैज बीन रिमूव्ड। पार्ट 1 से रिलेट करेगा, कैसे करेगा बताएंगे। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कौन सा आएगा, पार्ट नंबर 8, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सॉरी हमने वही सेम कर दिया, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल नंबर 239 से लेके 242 तक। तो देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा है। पहले हमने सेंटर को पकड़ा, फिर स्टेट को पकड़ा, फिर तीसरी व्यवस्था यूटी को पकड़ लिया, है ना, और फिर हम चले जाएंगे कहां पे, गांव में सीधे। पार्ट नंबर 9 क्या है इसमें, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज। कौन से आर्टिकल में है, 243। अब इसमें जरा हम बताते हैं, इसकी कहानी बताते हैं जरा पंचायती राज की, आपको थोड़ी सी कहानी बताते हैं तो आपको सिंपल हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा लर्न करना। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पंचायती राज जैसी व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेटिव भी है। अब आप कहोगे कैसे पंचायती राज, अभी हम उसको भी बताते हैं। इट इज बोथ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इवन इसमें जुडिशरी भी आती है। यस, ग्राम न्यायालय नहीं, ग्राम न्यायालय आपकी अंडर जुडिशरी है। ग्राम न्यायालय नहीं, हम बोल सकते हैं ग्राम न्यायालय की जगह ग्राम पंचायत, है ना। अभी समझते हैं हम इसको जरा। सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट नंबर 9 को। पार्ट नंबर 9 में स्टार्टिंग में रखा हुआ था आपका क्या, अंडमान एंड निकोबार। क्या रखा हुआ था, अंडमान एंड निकोबार। और इसके लिए सिर्फ एक ही आर्टिकल हुआ करता था, आर्टिकल 243। लेकिन अंडमान निकोबार हमने क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी, यूटी बना दिया। अंडमान निकोबार को बना दिया, नहीं बना दिया, यूटी बना दिया। अच्छा, अंडमान निकोबार को जैसे ही यूटी बनाया तो ये खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, और इस एम्प्टी पार्ट को हमने किसके थ्रू भर दिया, पंचायती राज सिस्टम। लेकिन आपको लगता नहीं है कि पंचायती राज सिस्टम एक बड़ी व्यवस्था है जिसके लिए एक आर्टिकल से काम चलने वाला, तो इस आर्टिकल में ही बहुत सारे आर्टिकल बना डाले हमने। 243, फिर 243A, फिर 243V, ऐसे करके हम कहां तक गए, तो हम गए 243O तक। यानी एक ही आर्टिकल में हमने 16 आर्टिकल बना दिए, 15 आर्टिकल ऐड कर दिए। नहीं समझे मेरी बात को, समझ गए। ये अमेंडमेंट, ये चेंजेस कौन से अमेंडमेंट से किए हमने, पंचायती राज कौन से अमेंडमेंट से आया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। शेड्यूल में आता है, शेड्यूल में कोई भी अगर अमेंडमेंट कि क्या शेड्यूल बनता है, किसने का शेड्यूल बनता है, शेड्यूल में इसकी वो है पावर्स, उसको हम बताएंगे अभी, आपको टेंशन मत लो। वो जो आपने पूछा था ना कि इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों आती है क्या, वो उसी से बताएंगे हम, शेड्यूल से ही आपको। 73rd अमेंडमेंट से पार्ट 9 में इसको ऐड किया गया और इतने आर्टिकल ऐड किए गए। साथ साथ में 73rd अमेंडमेंट से शेड्यूल नंबर 11 भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और शेड्यूल नंबर 11 में वो सब्जेक्ट्स रखे गए, क्या रखे गए, वो सब्जेक्ट्स रखे गए
जिन पे लॉ मेकिंग पावर और एग्जीक्यूटिव पावर किसकी है? पंचायत की है। अब चलो हम बता देते हैं, समझना बड़ा ध्यान से, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। देखो सेंटर की यदि हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सेंटर की। तो क्या सेंटर और सेंटर के साथ ही हम बात कर लेते हैं स्टेट की। तो सेंटर और स्टेट की दोनों की क्या पावर है आपके हिसाब से? सेंटर और स्टेट दोनों बराबर पावरफुल हैं या पावर अलग अलग है इनकी? या डिफाइंड है पावर इनकी? डिफाइंड है। कहां पे डिफाइंड पावर है? यानी इस सब्जेक्ट में सिर्फ सेंटर काम करेगा और इस सब्जेक्ट में सिर्फ स्टेट काम करेगा और इस सब्जेक्ट में बोथ काम कर सकते हैं। शेड्यूल नंबर 7 में। जैसे हम बात करें डिफेंस की, किसकी बात करें? डिफेंस की। तो आप बताओ उसके लिए लॉज कौन बनाएगा? सेंटर या स्टेट? सेंटर बनाएगा। पोस्ट ऑफिस कौन बनाएगा लॉ? सेंटर। बैंकिंग बोथ स्टेट सेंटर, क्या ऑप्शन होगा सही? सेंटर। एजुकेशन बोथ। फॉरेस्ट स्टेट। पुलिस, हर स्टेट की पुलिस अलग होती है, देखा है आपने, उनकी यूनिफॉर्म अलग होती है। तो स्टेट सब्जेक्ट पुलिस, पुलिस सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है। पॉपुलेशन कंट्रोल, परिवार नियोजन नहीं, कंकरेंट बोथ। फैमिली प्लानिंग एंड फैमिली डेवलपमेंट बोथ कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो फिर यूनियन का सुपर इम्पोज कर जाएगा स्टेट पे, हाँ सेंटर का माना जाएगा। तो शेड्यूल 7 में कितनी लिस्टें हैं? एक तो आपकी लिस्ट है यूनियन लिस्ट, 4 है या 3 है? हाउ 4 कैसे हैं बताओ? रेसिडोरी लिस्ट आर्टिकल 248 में है। शेड्यूल नहीं आती अभी, वो भी बताते हैं हम तुमको। अवशिष्ट, हाँ अवशिष्ट, या उसको अपेंडिक्स एक्स्ट्रा बताते हैं, उसकी भी कहानी बताते हैं। चलो पढ़ लो तुम लोग, क्या दिक्कत है। ब्रीफ क्या डिटेल्ड इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम लोग। कितनी लिस्ट है हमारे शेड्यूल में? 7 में। कितनी है? 3 लिस्ट। समझ गए बात को? एक लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, एक का नाम है स्टेट और एक का नाम है कंकरेंट। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ लॉ कौन बना सकता है? यूनियन। स्टेट पे कौन बनाएगा? स्टेट। और कंकरेंट पे कौन बनाएगा? बोथ। लेकिन अगर ऐसा लॉ हुआ जो इन लिस्ट में है ही नहीं, जैसे मान लो हरियाणा में, अब आ गया, नहीं नहीं वो सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि आपके एलियन हरियाणा में होता रहा है, तो अब एलियन के लिए लॉ कौन बनाएगा? हरियाणा गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल बनाएगी। कैसे पता आपको? ये तो तीनों लिस्टों में है ही नहीं। नया टॉपिक है, तो नया टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 248 बोलता है। कौन सा आर्टिकल? 248, कि अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट आ जाता है जो रेजिडोरी लिस्ट का पार्ट है, यानी इन तीनों लिस्ट में नहीं है, तो उस पे लॉ कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। नहीं समझ आई बात? आ गई समझ में? क्लियर हो गया? तो अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है, इन लिस्ट पे लॉ बनाने वाली बॉडी तो लेजिस्लेचर हो गई, लॉ इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी क्या हुई? एग्जीक्यूटिव। हुई नहीं हुई? तो जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी होता है इंडिया में, हम लोग डिस्कस करेंगे, वैसे तो हमने बताया हुआ है आपको, बट विल डिस्कस इट जब हम पार्ट 5 में एंटर मारेंगे। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? शेड्यूल 7 में यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, ये क्लियर हो गई बात? यही लॉ बनाएंगे और यही एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो क्या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की दोनों पावर होंगी इनके पास? अब ये बताओ, क्या ये काम पंचायत के भी पास है? यानी पंचायत के पास भी कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पे लॉ बनाने का काम कर सकती है पंचायत, या वर्क करने का, एग्जीक्यूट करने का काम कर सकती है, यानी सब्जेक्ट है, लिस्ट है। तो बिल्कुल ये लिस्ट कौन से शेड्यूल में दी गई है पंचायत के लिए? शेड्यूल नंबर, तो वो स्टेट बनाएगा।
पंचायत सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, उस पर लॉ आपका सेंटर नहीं बना सकता, स्टेट बनाएगा। समझ आई बात? नहीं आई? क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, इसमें जो सब्जेक्ट लिखे होंगे, कितने सब्जेक्ट हैं इस लिस्ट में? 29। इन सब्जेक्ट पे एग्जीक्यूट और लेजिस्लेचर का काम और एग्जीक्यूटिव का काम कौन करेगा? पंचायत। अब हमने अभी तुमसे थोड़ी देर पहले कहा था आप लोगों से कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का काम तो पंचायत करता ही है, लेकिन जुडिशरी का काम भी करता है। तो क्या उसमें एक और ऑर्गन भी है जुडिशरी वाला? तो यस, जुडिशरी वाला भी ऑर्गन है, और उसको हम कहते हैं आपका जो है आपका क्या बताया था हमने? पंचायत, ग्राम पंचायत। अरे देखा नहीं है तुमने कि जो है आपकी 5 पंच बैठते हैं। अब सिस्टम, हाँ वही प्रधान में सरपंच होता है और वो डिसीजन दे देता है, तो ये भी एक न्याय की व्यवस्था तो है। हाँ, ये हम कह सकते हैं ये आपकी ऑफिशियल व्यवस्था नहीं है। ऑफिशियल व्यवस्था ग्राम न्यायालयों के तहत भारत में लाई गई थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई पूरी तरह। समझ में आया? तो पंचायत भी क्या है अपने आप में? एक फुल तीनों बॉडीज से मिलके बनी है, और म्यूनिसिपैलिटी में भी कुछ ऐसा ही है। यस, हमने किया क्या है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी लाके, पता है आपको? हमने किया है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी डेमोक्रेसी को हम कहाँ ले गए? स्टेट पे, और स्टेट से कहाँ ले गए? शहर में, शहर से भी नीचे गांव। हाँ मेंशन, अब तो हमने पार्ट 9 में इसको डाल दिया है प्रॉपर, अब तो संवैधानिक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। पहले डीपीएसपी में था, यानी एक इंस्पिरेशन थी कि बनाना चाहिए, लेकिन अब ऑब्लिगेशन है, बनाना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए ना? अब देखो एक बात यहां पे समझते हैं हम जरा, क्या बता रहा था ना? क्या पूछ रहे थे आप लोग? कुछ पूछ रहे थे क्या? ये पूछ रहा था। ठीक है, क्लियर हो गई बातें एकदम? समझ आ गया? तो पार्ट 9 में हमने पंचायती राज सिस्टम जोड़ा। कौन से आर्टिकल से? 243 से लेकर 243 ओ। और कौन से अमेंडमेंट से? 1992 में ये अमेंडमेंट आया था और 1993 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल को भारत में, 1 अप्रैल 1993 में पंचायती राज भारत में इंप्लीमेंट कर दी गई। इसीलिए हर बार 1 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? पंचायती राज दिवस, पंचायती राज डे। हाँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो बाद में। देखो राजस्थान में क्या हुआ था इस दिन से और उस ईयर से, फिर तो पूरे देश में बनाना जरूरी था, लेकिन जो इंस्पिरेशन दी थी ना हमने, किसमें? डीपीएसपी में, उसके हिसाब से राजस्थान पहला राज्य था जिसमें इंस्पायर होके अपने यहाँ पंचायती राज का व्यवस्था बनाया। 1958 में एकमात्र स्टेट था राजस्थान जिसके पास पंचायती राज था, और किसी के पास नहीं था। नहीं समझे बात को? समझिए ना? क्लियर है एकदम? चल सकते हैं आगे। तो हमने 73rd अमेंडमेंट से पार्ट 9 में पंचायती राज ऐड किया, और 73rd अमेंडमेंट से ही कौन सा शेड्यूल ऐड किया? 11 लाइन से लगे भी है। अच्छा, सीपीओ का वो आ गया है, कुछ ग्राफ डालोगे सीपीओ में? चलो पार्ट 9 समझ आ गया आपको क्या है? कौन सा अमेंडमेंट किया हमने? 1992 में। इसके बाद आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 9A में। देखो म्यूनिसिपैलिटी पंचायती राज का ही जुड़वा है, तो इसको साथ ही रखना पड़ेगा, दूर नहीं करना पड़ेगा। तो पार्ट 9A में हमने क्या ऐड कर दिया? म्यूनिसिपैलिटी। और ये कौन से आर्टिकल से शुरू किया? 243। ओ पे खत्म हुआ था ये, ओ के बाद क्या आ जाएगा? पी। तो 243 पी से सबको एक ही आर्टिकल में रखा है, क्योंकि आर्टिकल तो एक्स्ट्रा है ही नहीं ना मेरे पास। 244 से पार्ट 10 शुरू हो रहा है, तो 243 में ही खत्म करना पड़ेगा ना। हाँ बता रहे हैं, वो भी आ रहे हैं बस। अब देखो 243 पी से शुरू किया हमने, और ये हमने एंड किया जाके 243 जेड जी पे। जेड जी बोले तो देखो जेड तक खत्म हो गया मामला, फिर से हम शुरू हो गए जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी। नहीं समझे बात को? यानी एक ही आर्टिकल में सारी कहानी खत्म करनी है हमको।
क्लियर हुआ? दो अल्फाबेट का मतलब ऐड हो रहे हैं और ऐड हो रहे हैं आर्टिकल। तो 243P से लेकर 243Z जी। क्लियर हो गया? पार्ट 9 क्या है आपका? म्यूनिसिपैलिटी। अब आते हैं हम लोग पार्ट नंबर, अच्छा ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया? साथ साथ ऐड हुए थे, लेकिन इसका अमेंडमेंट था 74, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, क्योंकि आए एक साथ थे ये, है ना? लिखना है, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम लोग। कुछ भी नोट करना है कर लो। समझ आ रहे हैं? अब पार्ट्स याद हो जाएंगे आपको आसानी से, मुझे ऐसा फील आ रहा है ना। इस तरह से कभी पार्ट हमने वहां नहीं पढ़ा, क्योंकि टाइम, सब कुछ टाइम है ना। इस तरह से यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी हम लोगों का स्टार्ट हुआ है, मान लेते हैं अक्टूबर में शुरू हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ दिसंबर एंड तक हमारा है वो। अच्छा नहीं, 3 सब्जेक्ट हमारा गोल है मेनली,